फिजिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के दो नियम हैं। ये किरचॉफ का प्रथम नियम या इसी को हम कहते हैं संधि नियम, या इसी को हम कहते हैं किरचॉफ का धारा नियम, या इसको हम कहते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसी प्रकार से किरचॉफ के दूसरा जो नियम है वो ये है किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसको हम लूप नियम, बंद परिपथ का नियम कहेंगे, या इसको हम कहेंगे किरचॉफ का वोल्टेज नियम, इसको हम कहेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? तो किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात गणितीय भाषा में इसको हम लिखते हैं समेशन आई इक्वल होता है इसमें 0। इसमें फिर आता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के अनुसार जैसे ये कोई संधि हो गई तो संधि की ओर आने वाली धाराओं को हम धनात्मक लेते हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हम ऋणात्मक लेते हैं। नियम यह है कि किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन आई इक्वल 0। चिन्ह परिपाटी यह है कि संधि की ओर जो भी धारा आएगी उसको हम धनात्मक लेंगे, संधि से दूर जाएगी उस धारा को हम ऋणात्मक लेंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे एक संधि लेते हैं और इस संधि को हमने नाम दे दिया O, और इसमें इस प्रकार से हम धारा बना देते हैं कि ये ऐसी धाराएं हैं और ये तीर की दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो ये एक धारा जिसको हमने कह दिया I1 जो संधि की ओर आ रही है, ये I2 संधि से दूर जा रही है, ये I3 भी संधि से दूर जा रही है, I4 संधि की ओर आ रही है और I5 ये भी संधि से दूर जा रही है। तो इस प्रकार किसी विद्युत परिपथ की संधि O पर तीर की दिशा में विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही है, तब इस नियमानुसार जब हम ये नियम लगाते हैं तो सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। और हम चिन्ह परिपाटी को भी याद रखेंगे संधि की ओर आने वाली धाराओं के लिए। इसके लिए इन धाराओं के सामने प्लस का चिन्ह लेंगे और जो धारा संधि से दूर जा रही है उसके लिए उसके सामने हम माइनस का चिन्ह लेंगे। तो जो धारा आ रही है तो कौन सी धारा है? I1, तो I1 का चिन्ह धनात्मक। उसके बाद में I2 संधि से दूर जा रही है तो यहाँ पे इसका चिन्ह हो जाएगा ऋणात्मक। I3 ये भी संधि से दूर जा रही है तो इसका भी चिन्ह हो जाएगा ऋणात्मक। I4 संधि की ओर आ रही है तो इसका चिन्ह धनात्मक, और I5 संधि से दूर जा रही है इसका चिन्ह ऋणात्मक। और इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमने कह दिया क्या हो गया? 0 हो गया। अब जो पद ऋण वाले हैं उनका हम पक्षांतर कर देते हैं। तो इधर हमारे पास बचेगा ये I1 प्लस I4 इक्वल I2 प्लस I3, और समीकरण से स्पष्ट है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर है। साथ ही साथ इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस परिपथ में कहीं भी किसी भी स्थान पर आवेश एकत्रित नहीं होता है। यही कारण होता है कि ये जो नियम होता है इस किरचॉफ के प्रथम नियम को या संधि नियम को या किरचॉफ की धारा नियम को हम कहते हैं कि ये नियम आवेश संरक्षण नियम के अनुकूल है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के अनुकूल है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम या किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण नियम के अनुकूल है। अब इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, या लूप नियम क्या है, या किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या है। तो इसमें हमको एक लूप की जरूरत पड़ेगी। लूप बनाते हैं, उसके पश्चात हम इस नियम को समझते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास में एक सेल है और इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है इसको हमने कह दिया E1। इस सेल के कारण से जो धारा प्रवाहित हो रही है इस धारा को हमने कह दिया यहाँ पे I1। अब जो धारा सेल से बाहर निकलेगी वही धारा उस सेल में प्रवेश भी करेगी। तो प्रवेश करने से पश्चात ये जो धारा है ये प्रतिरोध R1 से गुजरती है, तो इसको हमने कह दिया I1। अब ये धारा इधर नीचे आएगी। हमारे पास में यहाँ पे एक दूसरा सेल है, इस सेल के विद्युत वाहक बल को हमने कह दिया E2, इसको प्लस माइनस। यहाँ पे एक दूसरा प्रतिरोध, इसको हमने कह दिया R2, और इस प्रकार से ये बंद परिपथ बन गया। इसको नाम दे देते हैं A, B, C, और इसको हमने नाम दे दिया D। इसमें से जो धारा बह रही I1, इसमें से जो धारा बह रही इसको हमने कह दिया I2। अब इसमें से जो धारा बाहर निकल रही I2 तो उतनी ही धारा यहां से इसमें प्रवेश भी करेगी, तो ये हो जाएगा I2। इस बिंदु D पर ये दोनों धाराएं मिल रही है, दोनों जुड़ जाएगी, तो इस धारा को हम यहाँ पे क्या कह देंगे? I1 प्लस I2। और फिर यहाँ पे एक अगला प्रतिरोध है हमारे पास में, इसको हमने कह दिया R3। तो इस प्रकार से हम देखें तो CD, इसको E और इसको हम नाम दे दिया F। तो ये धारा इस प्रतिरोध में से गुजरेगी और यहाँ पर ये I1 प्लस I2
ये यहां से गुजर के इस बिंदु सी पर फिर से दो भागों में बट जाएगी। हमारे पास में यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास में कि दो बंद विद्युत परिपथ है, ए डी सी बी ए। बंद का मतलब क्या होगा, जहां से चले वहीं पे हम वापस आ जाएंगे, तो वो बंद परिपथ के लिए लागू होता है। तो किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, ये धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, ये इसका गणितीय रूप हो गया। कुछ चिन्ह परिपाटी है, तो उस चिन्ह परिपाटी को हम यहां पे समझते हैं। ये दूसरे नियम की जो चिन्ह परिपाटी है, तो इसके लिए जब हम धारा की दिशा में चलेंगे, धारा की दिशा में चलेंगे तो उस समय ये प्रतिरोध और धारा दोनों का जो गुणनफल है हम धनात्मक लेंगे। लेकिन जब हम धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा प्रतिरोध के गुणनफल को हम ऋणात्मक लेंगे। उसी प्रकार से जब हम इस सेल के अंदर ऋण इलेक्ट्रोड से धन की ओर चलेंगे, ऋण से धन की ओर चलेंगे, ये सेल हो गया, ये इसका छोटी लाइन माइनस, ये प्लस, तो ऋण से धन की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं। और वैसे ही जब हम सेल में धन से ऋण की ओर चलेंगे तो विद्युत वाहक बल को हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ये अच्छे से याद रखना है आपको इस चिन्ह परिपाटी को, कि जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को हम धनात्मक लेंगे, और जब हम धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा प्रतिरोध के गुणनफल को हम ऋणात्मक लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे जब सेल के अंदर ऋण इलेक्ट्रोड से धन की ओर चलेंगे तो विद्युत वाहक बल को हम धनात्मक लेंगे, और जब हम धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चलेंगे तो विद्युत वाहक बल को हमको ऋणात्मक लेना है। अब जैसे हम यहाँ पे इस चित्र में देख रहे हैं कि हमारे पास में दो विद्युत परिपथ है, एक ए डी सी बी ए, यहां पे लिखते हैं ये बंद परिपथ कौन सा हमारे पास में, ए डी सी बी ए में किरचॉफ के नियम को लगाते हैं। इसमें हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी चल सकते हैं, यहां पे हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब इस प्रकार से चल रहे हैं। तो इसमें इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल को देखें तो धारा और उसका प्रतिरोध, उसके संगत प्रतिरोध, तो ये लिख देंगे I1 R1, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो इनके गुणनफल को हमने धनात्मक ले लिया। फिर आगे बढ़े तो ये दूसरी धारा I2, अब यहां से इधर चल रहे हैं धारा की विपरीत दिशा में, तो इन दोनों के गुणनफल को हम यहाँ पे ऋणात्मक ले लेंगे, तो I2 R2। अब और कोई धारा इस बंद परिपथ में हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे विद्युत वाहक बल पे। तो विद्युत वाहक बल देखें तो ये है E1 और दूसरा E2, इसमें चिन्ह परिपाटी लगाना है। तो यहां से ऋण इलेक्ट्रोड से धन की ओर चल रहे तो इसका चिन्ह हो जाएगा धनात्मक, तो E1, और धन से ऋण की ओर चल रहे हैं तो इसका चिन्ह हो जाएगा ऋणात्मक। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। अब दूसरा बंद परिपथ है हमारे पास में, तो C D E F और C, जहां से चले वहीं पे वापस आ जाएंगे तो ये बंद परिपथ कहलाएगा। तो दूसरा बंद परिपथ क्या है, बंद परिपथ C D E F और C में, इसमें अब हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। तो यहां से चलना स्टार्ट किया हमने, तो धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो I2 R2, तो I2 R2 का चिन्ह धनात्मक। फिर यहां से नीचे ये धारा I1 I2 इसमें से गुजर रही है तो धारा की दिशा में चल रहे हैं तो ये धनात्मक, ये I1 प्लस I2 ब्रैकेट में R3 इक्वल, इसमें केवल एक ही विद्युत वाहक बल है। इस प्रकार से इसमें हम चले तो एक ही विद्युत वाहक बल है, उसमें भी हम ऋण से धन की ओर चल रहे तो इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख दिया E2, इक्वेशन नंबर हमने कह दिया इसमें सेकंड। इक्वेशन 1 और 2 की सहायता से हम इस परिपथ में बहने वाली धारा I1 I2 के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो नियम है इसमें हम देख रहे हैं ये भी वोल्टेज कहलाएगा, और विद्युत वाहक बल कि जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके दोनों सिरों के बीच के अधिकतम विभवांतर को हम उस सेल का विद्युत वाहक बल या विभवांतर कहते हैं। तो ये जो नियम होता है ये किरचॉफ का द्वितीय नियम या लूप नियम या किरचॉफ का वोल्टेज नियम, ये जो नियम है इसको हम कहते हैं कि ये नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है।
पहला नियम आवेश संरक्षण नियम के अनुकूल था और ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है।